Welcome to my channel Exam तैयारी सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीडीपी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पेडागोजी जो है वो सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली सीडीपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उसमें 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं। तो 30 मार्क्स लाना आपके लिए बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना और डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसी पर्पज़ से हम देखेंगे अपना एक नया प्रैक्टिस सेट। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। सबसे क्रिटिकल पीरियड कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा जो बच्चा है उस समय ही उसमें भाषा का अर्जन या विकास होता है। पहला जो ऑप्शन है वो है जन्म पूर्व अवधि, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। तो कौन सा होगा इनमें से? देखिए, जब आपने बच्चों को नोटिस किया होगा तो बच्चे जो हैं अपना 2 साल के बाद ही अच्छे से बोलना जो है वो सीखते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। प्रारंभिक बाल्य अवस्था जो होती है उसमें बच्चा जो है सबसे ज़्यादा बोलना सीखता है, क्योंकि उससे पहले उसने धीरे धीरे बोलना सीख लिया होता है और वो तब 1 वर्ड या 2 वर्ड जो होता है कि अपनी शिशु अवस्था में बोलना सीख लेता है। तो प्रारंभिक बाल अवस्था में तेज़ी से विकास होता है उसका। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। तो लॉरेंस कोलबर्ग, जैसे कि आपको पता, उन्होंने नैतिक विकास की अवस्थाएं दी थी, उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो उसमें आपको बताना इनमें से कौन सी इसमें अवस्था है। पहला है प्रसुप्त अवस्था, दूसरा है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो यहाँ पे से आपको, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा अच्छे से और पढ़ा होगा, तो वहाँ पे उन्होंने टोटल 3 जो स्तर बताए थे, उसमें हर एक स्तर में उन्होंने 2 स्टेजेस बताई थी। तो टोटल 6 स्टेजेस थी। तो जो हमारी लास्ट स्टेज, एक थी पूर्व परंपरागत अवस्था, एक थी परंपरागत अवस्था और एक थी उत्तर परंपरागत अवस्था। इन तीनों को उन्होंने 2-2 में डिवाइड किया था। तो जो हमारा यहाँ पे जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, सामाजिक अनुबंध अधिविन्यास, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो मैंने वहाँ भी आपको बताया था सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो इनका लास्ट जो स्तर था उत्तर परंपरागत अवस्था, उसमें उन्होंने बांटा है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। एक बार आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही, जैसे मैंने आपको बताए थे ये, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। असेसमेंट का, ठीक है, पहला ऑप्शन है विद्यार्थी के लिए श्रेणी निश्चित करना, दूसरा है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, तीसरा है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना और चौथा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो बताइए क्या होगा असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य? प्राइमरी यानी मेनली हम करते किस लिए हैं आकलन? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बी है कि बच्चों ने जो भी अवधारणाएं सीखी हैं उनमें उन्हें कोई स्पष्ट रूप से उन्होंने सही से सीखी है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ उन्होंने मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर लिया है। ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हम मेनली आकलन करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि उनको रैंकिंग देनी है या स्कोर देना है या उनको ये ग्रेड देना है कि फर्स्ट आए हैं सेकंड आए, ये सब नहीं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पे मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पहला है जेंडर पक्षपात, दूसरा है जेंडर पहचान, तीसरा है जेंडर संबद्धता और चौथा है जेंडर समरूपता, यानी कि जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो सीधे सीधा सा है कि वो क्या कर रहा है, वो पक्षपात हो रहा है, वो बायस्ड हो रहा है, भेदभाव कर रहा है लड़के और लड़कियों में। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है जेंडर पक्षपात यानी जेंडर बायस सही आंसर है। और
इस टॉपिक से आंसर क्वेश्चन इजीली आते बहुत ही कम होते कि वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो, वरना इजी ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, बच्चे में आप जेंडर भूमिका या जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करोगे। पहला ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, दूसरा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, तीसरा है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, और चौथा है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो यहाँ पे आपको जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर भूमिका जो है उसके बारे में बच्चों को क्या करना है कि उनके अंदर ये चीज़ ना फैले, ठीक है, वो जेंडर पक्षपाती ना बने, उसको हमें कम करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। तो आप डिस्कशन करोगे तो बच्चों को समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है, भेदभाव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना गलत है या सही है। बाकी ऑप्शन में तो आप देखोगे कि फर्स्ट और सेकंड में तो आप जेंडर बायस हो रहे हो, ठीक है, यहाँ पे होना नहीं है, हमें बच्चों को सिखाना कि नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। पहला ऑप्शन है जॉन बी वॉटसन, दूसरा है लेवियत्स्की, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है लॉरेंस कोलबर्ग। तो यहाँ पे बस ये बोला कि किसने बच्चों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है, यानी बच्चा जो है उस पर सोशल एंड कल्चर कंटेंट का भी जो है वो प्रभाव पड़ता है, ये किसने बताया था। तो ये इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लेवियत्स्की। लेवियत्स्की ने थ्योरी दी थी हमारी सोशल कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और उन्होंने बताया था कि बच्चों पर उसकी जो समाज है, जो उसकी संस्कृति है, उसका भी जो है प्रभाव काफ़ी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सही है। तो आपने देखा होगा कि ये तीनों जो पियाजे हैं, लेवियत्स्की, कोलबर्ग, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिक्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। तो जिक्सो पजल कर रही है 5 ईयर की बच्ची और वो अपने आप से ही बात कर रही है। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह की से संबंधित करते हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा है जोर से बोलना, तीसरा है पहाड़ यानी ढांचा यानी स्कैफोल्डिंग, और चौथा है आत्मकेंद्रित वार्ता, ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो हमारा इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्राइवेट स्पीच, अपने आप से वो बात कर रही है, ये व्यक्तिगत वार्ता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। यानी कि गिविंग cues to children and offering support as and when need is an example of, यानी बच्चों को जब ज़रूरत हो तब आप हेल्प करें, वैसे उन्हें खुद से करने दें। तो ये किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है प्रबलन, दूसरा है अनुबंधन, तीसरा है मॉडलिंग और चौथा है ढांचा या स्कैफोल्डिंग। देखिए इंग्लिश के ऑप्शन भी देख लीजिए करिए, मैं हमेशा आपसे ये बात बोलती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा, इजी क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी, स्कैफोल्डिंग, ढांचा, क्योंकि टीचर जो है वो बाद में हेल्प करने पे मदद, ज़रूरत पड़ने पे मदद कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से रिलेटेड है इनमें से कौन सा ऑप्शन। पहला है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, दूसरा है संरक्षण कक्षा समावेशन, तीसरा है अस्थगित अनुकरण पारदर्शी स्थायित्व, और चौथा है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट सी हिंदी आई है, आप इंग्लिश के ऑप्शन भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो बताइए कौन सी जो है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ी हुई है, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड से जुड़ा हुआ है या स्टेज से जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है संरक्षण कक्षा समावेश, कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन, ये सही आंसर है। मैंने रिसेंटली मैथ में भी आपको पियाजे की अवस्थाएं बताई थी, पढ़ाई थी, ये चारों
वहाँ पे बताया था कि मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वो सीख जाता है संरक्षण करना, यानी जैसे अगर हम उसे एक चौड़ा ग्लास हो और एक पतला लंबा ग्लास हो, उसमें पानी भर के दें तो वो जान जाएगा कि हाँ दोनों में पानी समान है, लेकिन इससे पहले वो कहता है लंबे ग्लास में पानी ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, यानी इनमें से कौन से जो बात है वो पियाजे जी ने दी थी, उनके द्वारा दिया हुआ कॉन्टेक्स्ट है। पहला ऑप्शन है स्कीमा, दूसरा है अवलोकन अधिगम, तीसरा है अनुबंधन, चौथा है प्रबलन। यानी स्कीमास, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कंडीशन एंड रीइंफोर्समेंट। इजी है, पहला ऑप्शन सही है स्कीमास। स्कीमा उन्होंने बताया था, अभी जो हमने पढ़ी पियाजे की जो उन्होंने थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने 4 वो क्रियात्मक अवस्थाएं बताई थी, तो वहाँ पे उन्होंने उससे पहले एसिमिलेशन क्या है, स्कीमा क्या है, ये सारी चीज़ें भी बताई थी। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन और अच्छे लगे होंगे आप लोगों को, अच्छे से समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड टॉपिक के लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।